जम्मू कश्मीर में आखिरी और तीसरे चरण के मतदान अब खत्म हो चुके हैं और तीसरे चरण में बम्पर वोटिंग हुई है। पहले दूसरे चरण से ज़्यादा वोटिंग हुई है, कहीं ना कहीं रिकॉर्ड जो है इस बार ब्रेक हुआ तीसरे चरण में। और इस बार जो है लोगों में खासा उत्साह था, लेकिन सबसे ज़्यादा उत्साह गोरखा समाज और वाल्मीकि समाज के लोगों में था, क्योंकि उन्होंने पहली बार वोट डाला है। तो कहीं ना कहीं वो अभी तक एक मतदान के अधिकार से वंचित है और इस बार वो बहुत खुश दिखाए गए। वहीं पर जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी लगातार जो है सारे एरियाज़ को है उन्होंने सुरक्षा चौक चौबंद कर रखी थी, क्योंकि जम्मू संभाग में पिछले काफ़ी समय से आतंकवाद जो है वो एक बार फिर से पनप रहा है। इसको देखते हुए सुरक्षा बल किस तरह कोताही नहीं बरत रहे थे। लोकल पुलिस, CSF और CRPF के अलावा ड्रोन से भी पूरी जो है इस एरिया की निगरानी की जा रही है। जितने भी पोलिंग स्टेशन है ड्रोन से उनकी निगरानी की जा रही है। क्वाडकॉप्टर्स लगाए गए हैं जिनमें हाई डेफिनेशन कैमरास लगे हैं, जो दिन के समय इस अलावा रात में भी और कैसा भी मौसम हो उसमें देखने में दूर तक सक्षम होते हैं। तो कहीं ना कहीं अब जो है इलेक्शन खत्म हो चुके हैं, जितने भी उम्मीदवार हैं उनकी किस्मत का फैसला 8 अक्टूबर को होगा और 10 साल बाद जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से स्थायी सरकार जरूर आएगी। विकास अब्रोल, भारत एक्सप्रेस के लिए जम्मू से। कर्नाटक की राजनीति में मूडा का जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप की राजनीति चल रही है और अब मुख्यमंत्री की पत्नी ने कहा कि 14 जो प्लाट उनको आवंटित किए थे वो उन्हें लौटा देगी, इस पर राजनीति तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि चोरी करने के बाद चोरी किया हुआ सामान लौटा देने से क्या चोरी का आरोप खत्म हो जाता है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ED, CBI और इनकम टैक्स के कार्रवाइयों द्वारा विपक्ष के राजनेताओं को या तो जेल में डालना चाहती है और या तो अपने पार्टी में शामिल कर वॉशिंग मशीन में धोकर उसे फिर से एक नया रूप देना चाहती है। देखना होगा कि कर्नाटक की राजनीति में ED और मूडा कांड आगे क्या नया रूप लेते हैं। कैमरामैन दिलीप के साथ रमेश कुमार सिंह, भारत एक्सप्रेस। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हंडिया में चल रहा था रिश्वतखोरी का खेल। ये खेल लोगों के सामने तब आया जब भारत एक्सप्रेस ने अपनी पड़ताल की। हालांकि इसमें जो खेल में जो लोग इन्वॉल्व थे वो थे CHO, MOIS उनमें इन्वॉल्व थे और कुछ CHOs को जो है वो प्रताड़ित किया जा रहा था। उसमें सिर्फ उनसे एक ही चीज़ कही जा रही थी कि अगर आप छुट्टी लेते हैं तो उसका आपको खामियाजा देना पड़ेगा और उसके लिए उनको 200 रुपये का जो है पैसे का ट्रांजैक्शन करना होगा। आगे जब भारत एक्सप्रेस ने स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक जी को बताया है तो फिलहाल उन्होंने कहा है कि इस पर जो है जांच करी जाएगी और इस पे जो भी दोषी होंगे उनको सज़ा दी जाएगी। CSC हांडिया का मामला आया है। हालांकि लगातार आप करप्शन के खिलाफ लड़ रहे हैं, तमाम छापेमारी कर रहे हैं। वहाँ पर कर्मचारियों ने शिकायत किया कि वहाँ के जो अधिकारी है वही रोल मिलाकर कार्रवाई, तो वो उनके खिलाफ मामला है। कोई पत्र हो तो मुझे दे दो, हम जांच करा इसमें कार्रवाई होगी पूरी निष्पक्ष। हालांकि ये जितने भी CHO हैं इन्होंने जो भी इल्ज़ाम लगाए हैं उसके प्रूफ हैं इनके पास। इन्होंने हमें ट्रांजैक्शन की हिस्ट्री दिखाई है, इन्होंने ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनाई है हमको, इनके पास कुछ वीडियोस हैं। हालांकि सारे प्रूफ उनके सामने थे, सारी चीज़ें उनके सामने हैं, पर फिलहाल कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है। तो अभी फ़िलहाल हम इसी उम्मीद में हैं कि इन सब को जो है इंसाफ मिल सके। वीडियो जर्नलिस्ट संजीव मिश्रा के साथ अनम फातिमा, भारत एक्सप्रेस, प्रयागराज। अयोध्या के बहुचर्चित भदरसा बाजार नाबालिग बालिका से रेप के मामले में समाजवादी पार्टी के नेता मोहित खान और उसके नौकर राजू की DNA रिपोर्ट सामने आई है। ये DNA रिपोर्ट लखनऊ बेंच हाई कोर्ट में दाखिल की गई है। इस DNA रिपोर्ट के अनुसार जो बताया जा रहा है कि जो नौकर राजू है उसका DNA पीड़ित बालिका से मैच खा गया है। जो आरोप है वो ये है कि मोहित खान और उनके नौकर दोनों ने गैंग रेप किया है। जो घटना स्थल है वो मोहित खान की बेकरी है और रेप के दौरान मोहित खान के मोबाइल से ही उसका वीडियो बनाया जाना है। मोहित खान द्वारा ही वीडियो को वायरल कर देने की ब्लैकमेल करते हुए उसको भविष्य में और कई बार उसके साथ रेप किया गया, जिसकी वजह से वो गर्भवती हो गई। जब DNA टेस्ट के लिए भेजा गया है तो दोनों लोग का सैंपल लिया गया। मोहित खान ने रेप नहीं किया ये चीज रूल आउट नहीं होती है, क्योंकि उसके अपने बयान में भी है, पुलिस के सामने के बयान में है, मजिस्ट्रेट के सामने 2 बार बयान दिया गया, जहां दोनों बार उसने इनके ऊपर आरोप लगाया है कि मोहित खान और राजू खान दोनों ने उसके साथ गैंग रेप किया है।
कैमरा सहयोगी मानस के साथ मनमीत गुप्ता, भारत एक्सप्रेस, अयोध्या। नेपाल के तराई इलाके में बारिश में कमी आने की वजह से बिहार सरकार को थोड़ी राहत जरूर मिली है। हालांकि तराई इलाके में हुई बारिश की वजह से कोसी डैम ने 6.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा और 12-13 जिले पूरी तरह प्रभावित हो गए। कई नदियां उफान पे हैं। गंडक, बूढ़ी गंडक और बागमती जैसी नदियां उफान पे होने की वजह से आसपास के इलाके पूरी तरह से जलमग्न हैं और 12-13 जिले पूरी तरह प्रभावित हैं। मुजफ्फरपुर, बेतिया, मधेपुरा, सुपौल की बात करें तो इन जिलों में बाढ़ का प्रभाव अभी भी बरकरार है। हालांकि थोड़ी राहत ये है कि अब डैम से बहुत ज्यादा पानी नहीं छोड़ा जा रहा है। नतीजतन उस इलाके में जो पानी प्रवेश कर चुका है वो पानी गंगा के जरिए निकल जाए, इस बात की चिंता सरकार को सता रही है। हालांकि सरकार के जो नुमाइंदे हैं निचले इलाके से आम लोगों को ऊंचे स्थान तक पहुंचा चुके हैं, लेकिन अभी भी इस बात की चिंता है कि उन इलाकों में रहने वाले लोगों के समक्ष वाटर लॉगिंग की वजह से महामारी की स्थिति उत्पन्न न हो जाए। हालांकि मुख्यमंत्री सचिवालय का सेल लगातार मॉनिटर कर रहा है और आपदा प्रबंधन विभाग, जल संसाधन विभाग और जिला प्रशासन के अधिकारियों को कड़े निर्देश जारी किए जा रहे हैं। सहयोगी कैमरामैन राकेश के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए पटना से आशुतोष कुमार। देश भर में हो रहे बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर दायर विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। सुप्रीम कोर्ट दिशा निर्देश जारी करने को लेकर अपना फैसला सुनाएगा। साथ ही कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा पिछले दिनों लगाई गई अंतरिम रोक जारी रहेगी। मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि भले ही मुलजिम 302 यानी हत्या के आरोपी या दोषी क्यों न हो, उसके बावजूद भी उसके घर को नहीं गिराया जा सकता है। वहीं जस्टिस विश्वनाथन ने कहा कि पिछले कुछ सालों में 4.5 लाख जो है घर को गिराया गया है। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि हमारी चिंता यही है कि जो गाइडलाइन बने वो बिल्कुल सही हो और उसमें म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की जो नियम है उसको भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। वहीं मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की तरफ से कहा गया कि अगर बुलडोजर की कार्रवाई होती है तो कार्रवाई से पहले नोटिस दिया जाए, नोटिस के बाद उन्हें कोर्ट में जाने का और अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाए। अब देखना होगा सुप्रीम कोर्ट इस मामले में जब फैसला सुनाएगा तो क्या कुछ दिशा निर्देश जारी करता है। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरा पर्सन शरद बारिक के साथ गोपाल कृष्ण। जमैका के प्रधानमंत्री एंड्रयू होलनेस 2 अक्टूबर को वाराणसी पहुंचेंगे। आपको बता दूं कि 2 अक्टूबर को वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट पर जमैका के प्रधानमंत्री का आगमन हो रहा है। वाराणसी पहुंचने के बाद वह एयरपोर्ट से सीधे सड़क मार्ग से वाराणसी के सारनाथ म्यूजियम पहुंचेंगे, जहां पे वो अवलोकन करेंगे। अवलोकन के पश्चात वाराणसी के ट्रेड फैसिलिटी सेंटर TFC भी जाएंगे, जहां पे वाराणसी वस्त्र उद्योग और बनारसी साड़ी कैसे बनती है तथा किस प्रकार से बनारसी साड़ियों का व्यापार में बढ़ावा हो रहा है तथा देश विदेश में कैसे इसका प्रचार हो रहा है, इसका भी वो अवलोकन करेंगे। उसके पश्चात वह वाराणसी के ताज होटल में आएंगे, जहाँ पे संक्षिप्त विश्राम करेंगे तथा लंच करेंगे। लंच के उपरांत वो सड़क मार्ग से सीधे नमो घाट जाएंगे। नमो घाट देखने के बाद वह क्रूज पे सवार होकर के जमैका के प्रधानमंत्री एंड्रयू होलनेस माँ गंगा की आरती को भी निहारेंगे तथा देर रात वह वाराणसी का भ्रमण भी करेंगे। तत्पश्चात अगले दिन सुबह वह नई दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगे। अगर बात करें जिला प्रशासन की, तो जिला प्रशासन ने सारनाथ में पहुँच करके पूरा निरीक्षण किया है, पूरी तैयारियों की समीक्षा किया है। ऐसे में विदेश से आए हुए अपने मेहमान का किस प्रकार से स्वागत किया जाए, इसकी पूरी तैयारी भी कर ली है। कैमरा पर्सन अभिनव वर्मा के संग बिमलेंद्र राय, भारत एक्सप्रेस, वाराणसी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव आते ही सभी पार्टियों ने कमर कस ली है। बीजेपी ने अलग अलग जगहों पर कार्यकर्ता संवाद रखा हुआ है, जिसको खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह संबोधित कर रहे हैं। 4-5 दिन पहले अमित शाह महाराष्ट्र के दौरे पर थे और उन्होंने विदर्भ, मराठवाड़ा, पश्चिम महाराष्ट्र और उत्तर महाराष्ट्र के
कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उसके बाद आज वो पहुंचे हुए हैं मुंबई, जहां पर मुंबई और कोंकण के कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं और कैसे माइक्रो प्लानिंग करके बीजेपी जीत सकती है विधानसभा का चुनाव, इन सारी चीज़ों पर चर्चा शुरू है। तो निश्चित तौर पर बीजेपी की कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें महाराष्ट्र में जीता जाए और इसके लिए बीजेपी के चाणक्य कहे जा रहे अमित शाह खुद महाराष्ट्र पहुंचे हैं। बीजेपी को पता है कि महाराष्ट्र कितना महत्वपूर्ण है, सबसे कमाऊ स्टेट है पूरे देश भर में, और ऐसे में यहाँ पर बीजेपी की सरकार होना केंद्र के लिए भी मुनाफे की बात है। इसलिए यहाँ पर लगातार बीजेपी ने अपने अलग अलग मंत्रियों, कद्दावर नेताओं को डिप्लॉय किया हुआ है। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश और बिहार से अलग अलग टीमें भी यहाँ पहुँची हैं। कई विधायकों को उतारा गया है और उनको एक एक विधानसभा दी गई है। वीडियो जर्नलिस्ट बाल्किस के साथ अभिषेक पांडे, भारत एक्सप्रेस, मुंबई। राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर कल अपने संगठन जनसुराज को राजनीतिक दल में तब्दील करने जा रहे हैं। उसकी पूरी तैयारी वो कर रहे थे, कई महीनों से बिहार का दौरा कर रहे थे और उन्होंने एक जगह दौरे के दौरान आज बातचीत में कहा कि बिहार सुधरेगा तो यही जनसुराज से ही सुधरेगा। यहाँ तक लोग आ गए, अभी 15 महीना बाकी, काहे के लिए घबरा रहे? दल 2 अक्टूबर को बनने दीजिए। 6 महीना में जहाँ खड़ा होगे जनसुराजे दिखेगा, बैठोगे जनसुराजे दिखेगा, सोओगे जनसुराजे दिखेगा, दूसरा कुछ नहीं दिखने वाला। अभी हमने प्रचार शुरू ही नहीं किया, अभी तो पैदल चल रहे हैं, दल बनाए ही नहीं। अरे जिस काम के लिए आप हमको जानते हैं उसके लिए तो दल बनाना ना पड़ेगा, तो दल पहले बन जाने दीजिए। अब फिर 2 तारीख से देखिएगा कि चुनाव प्रचार कैसे होता है। बड़ा दावा प्रशांत किशोर के तरफ से किया जा रहा है। 6 महीने बाद, अभी 15 महीना समय है, ऐसा प्रशांत किशोर का कहना है। और उतने समय में हम बिहार का दौरा करेंगे और उसको समझेंगे और तब जाके हम जब चुनाव लड़ेंगे तो हर दल हमारे साथ रहेगा। दावा प्रशांत किशोर की तरफ से बड़ा किया जा रहा है। हालांकि वक्त बताएगा इस दावे में कितना दम है। पटना से भारत एक्सप्रेस के लिए ज्योति। 2025 का कुंभ कितना दिव्य, कितना भव्य और कितना सुंदर होगा प्रयागराज, ये तो 2025 के महाकुंभ आने के बाद ही पता चलेगा। प्रयागराज नगर निगम स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत प्रयागराज में जगह जगह चौराहों पर बड़ी बड़ी आकृति लगाई जा रही है। इन आकृतियों में हाथी, ऊंट, गोरिल्ला समेत जो है महिलाओं की हाथ जोड़े हुए स्वागत करते हुए आकृति लगाई जा रही है। हम आपको दिखा दें, हमारे ठीक पीछे ये हाथी की आकृति चौराहे पर लगी हुई है, जो कि सिल्वर कलर की पेंट की गई है। ये आकृति लोहे की है और इसके ठीक बगल में, हम आपको दिखा दें, इसके ठीक बगल में एक विशाल काय गोरिल्ला भी नजर आ रहा है। बहुत ही खूबसूरत ये दृश्य है। और इसके गोरिल्ला के ठीक बगल हम आपको दिखा दें, ऊंट की भी आकृति यहाँ पर लगाई गई है, जो कि आने वाले भव्य महाकुंभ में लोगों को आकर्षण का केंद्र बना रहेगा। वीडियो जर्नलिस्ट भीम सिंह यादव के साथ मैं राजकुमार, भारत एक्सप्रेस, प्रयागराज। 3 अक्टूबर से नवरात्रि की शुरुआत हो रही है और उसी के साथ गरबा आयोजन भी शुरू हो जाएगा। पिछले कुछ सालों में देखने में आ रहा है कि गरबा पंडालों में गैर हिंदू युवक प्रवेश करते हैं और उसके बाद कार्यकर्ताओं से उनकी झड़प होती है, मारपीट होती है, अप्रिय स्थिति निर्मित होती है। इस स्थिति से बचने के लिए विधायक और पूर्व मंत्री उषा ठाकुर ने सुझाव दिया है कि सभी लोगों के परिचय पत्र चेक किए जाएं, उसी के बाद उन्हें गरबा पंडाल में प्रवेश दिया जाए। वहीं भाजपा के जिला अध्यक्ष चिंटू वर्मा का कहना है कि जो भी गरबा पंडाल में प्रवेश करे, प्रवेश के पहले उसे गौमूत्र का आचमन कराया जाए, क्योंकि प्रवेश पत्र तो लोग नकली बनवा लेते हैं, परिचय पत्र नकली बनवा लेते हैं, आधार कार्ड लोग नकली बनवा लेते हैं, जिसके चलते कि गैर हिंदू लोगों को रोकना मुश्किल होता है। ऐसे में उनका सुझाव, गौमूत्र वाला सुझाव, कितना कारगर साबित होता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन गरबा शुरू होने के पहले गरबे पर बयानबाजी शुरू हो गई है। अब देखना है गरबा आयोजक इसमें किस तरह का सुझाव मानी करते हैं और उसका क्या प्रभाव पड़ता है। कैमरामैन इमरान खान के साथ जय व्यास, भारत एक्सप्रेस, इंदौर। राजधानी लखनऊ में एक सनसनीखेज हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। इस वारदात के पीछे कारणों का पता चले तो आप भी हैरान हो जाएंगे। जी हां, महज आईफोन के लिए फ्लिपकार्ट में काम करने वाले डिलीवरी बॉय भरत कुमार की हत्या कर दी गई।
मैं उस वक्त मौजूद हूँ उसी घर पे जहाँ पे जो मृतक है उनके पिताजी मौजूद हैं और 24 सितंबर को गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी और अनहोनी की आशंका भी जताई थी। ये बड़ा सुनने में आ रहा है कि आईफोन के लिए इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया या कुछ और भी इसके पहले कोई पहलू है? उसके पहले कोई पहलू नहीं है। कंपनी से ये गए थे, नौकरी करते थे, उसके द्वारा ही बताया जाएगा और उनका ना कोई घरेलू विवाद था ना किसी से कोई कभी संबंध था। सामान ले गए तो बताया जाए जो कॉल डिटेल निकाली गई, जो ऑर्डर डिलीवरी निकाली गई, वो आईफोन लेके गए थे वहाँ देने के लिए, उससे आईफोन के लिए उन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया, गला दबा के हत्या कर। वो व्यक्ति उनके साथ कंपनी द्वारा बताया गया कि 1 साल पहले वो नौकरी से निकाल दिया गया था, गजानन, और वो उसी में नौकरी करता था। उसके बाद से फिर उसके कई वारदात जो करता था उसके लिए कंपनी वालों ने बताया। तो कुल मिला के देखा जाए जिस तरह से ये हत्या की वारदात को अंजाम दिया तो महज 1.5 लाख के आईफोन 16 के लिए इस घटना को अंजाम दिया गया और तमाम तरह के प्रयास किए जा रहे हैं किसी तरह वो शव मिले और पुलिस प्रशासन के साथ SDRF की टीमें भी उस शव को तलाशने में जुटी है। पर इस घटना के बाद से पूरे इलाके में सनसनी फैल चुकी है कि क्या इस हत्या के लिए महज एक आईफोन के लिए किसी की जान ली जा सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट शैलेंद्र पाठक साथ अनुज कुमार, भारत एक्सप्रेस, लखनऊ। विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में लगातार महाविकास अघाड़ी की बैठक जारी है। इसके पहले चरण में महाविकास अघाड़ी की नेताओं की बैठक हुई थी, लेकिन सीट बंटवारे पर फैसला नहीं हो पाया था। वहीं एक बार फिर कल से बैठक शुरू हुआ है महाविकास अघाड़ी के बीच। कल बैठक बुलाई गई थी मुंबई के ट्राइडेंट में और आज भी बैठक महाविकास अघाड़ी के नेताओं के बीच चल रही है। मुंबई के ट्राइडेंट होटल में इस बैठक में एनसीपी की तरफ से अनिल देशमुख, कांग्रेस की तरफ से विजय वडेट्टीवार और नाना पटोले शामिल हुए, जबकि शिवसेना मतलब कि यूबीटी की तरफ से संजय राउत शामिल हुए हैं। अब ऐसे में संभावना ये जताई जा रही है कि क्या आज महाविकास अघाड़ी में सीट बंटवारे पर जो बात है वो बनेगी, जिस तरीके से चर्चा हो रही है। अब ऐसे में कयास ये भी लगाया जा रहा है कि इस बैठक के बाद महाविकास अघाड़ी के बीच क्या कुछ फैसला लिया जाएगा। वहीं सूत्रों के हवाले से खबर ये भी सामने आ रही है कि महाविकास अघाड़ी के बीच में 200 से ज्यादा सीटों पर बात बन चुकी है और अगले महीने के पहले सप्ताह में सीट बंटवारे को लेकर जो लिस्ट है वो महाविकास अघाड़ी की तरफ से जारी की जाएगी। इसके साथ ही साथ प्रचार प्रसार के लिए भी महाविकास अघाड़ी की तरफ से रणनीति बनाई जा रही है। अब ऐसे में ये देखना होगा कि फिर चाहे वो महायुति है या फिर महाविकास अघाड़ी, दोनों के बीच सीट बंटवारे को लेकर लगातार मंथन जारी है और आगे क्या कुछ फैसला लिया जाएगा। कैमरामैन बाला के साथ में आंचल तिवारी, भारत एक्सप्रेस। झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की परिवर्तन यात्रा 2 अक्टूबर को समाप्त हो जाएगी। इसके समापन समारोह में शामिल होने के लिए खुद प्रधानमंत्री रांची और हजारीबाग का दौरा करेंगे। कल 2 अक्टूबर को प्रधानमंत्री 1:10 पर रांची हवाई अड्डे पर पहुंचेंगे, जहां से वो सीधे हजारीबाग चले जाएंगे। हजारीबाग में उनका कई व्यस्त कार्यक्रम रहेगा। सबसे पहले विनोबा भावे विश्वविद्यालय परिसर में पीएम जनजातीय उन्नत ग्राम योजना का शुभारंभ करेंगे। झारखंड में इसके लिए 4000 गांवों को चिन्हित किया गया है। प्रधानमंत्री कई एकलव्य विद्यालयों का भी उद्घाटन करेंगे। साथ ही पीएम जनमन कार्यक्रम का शुभारंभ भी करेंगे। वहीं हजारीबाग के मटवारी में आदिवासी समूह के प्रतिनिधियों से उनकी मुलाकात होगी। इसके अलावा भाजपा के परिवर्तन यात्रा महासभा को भी संबोधित करेंगे। इसके बाद हजारीबाग से वापस रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट लौटेंगे और यहां लगभग 15 मिनट रुकने के बाद सीधे वो दिल्ली के लिए विशेष विमान से रवाना हो जाएंगे। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मधुकर आनंद, रांची।